बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। ये महज एक बेटे की फरियाद नहीं, ये एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ हुकूमत वक्त के सलूक पर आलमी सतह पर उठती गूंज है। इमरान खान, जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत का सबसे तवाना बयानिया रहे, आज 2 साल से ज़ायद जेल की 4 दीवारी में बंद हैं। उनके बेटे कासिम और सुलेमान खान अमरीका में मौजूद हैं और अपने वालिद की रहाई के लिए एक मुनज़्ज़म, मरबूत और जारहाना आलमी मुहिम चला रहे हैं। कासिम खान के मुताबिक उनके वालिद को ऐसी जेल में रखा गया है जहाँ रोशनी बंद, हवा महदूद, तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर और घर वालों से हफ्तों तक राब्ते पर पाबंदी है। कासिम खान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में इंसाफ के हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर हर बार मायूसी हाथ आई। ये सिर्फ एक फ़र्द का मामला नहीं, ये एक असूल की जंग है, आज़ादी, कानून और बुनियादी हकूक़ की जंग। कासिम खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये आवाज़ें दबा दी गईं तो कल पूरा माशरा खामोश कब्रिस्तान बन जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कासिम खान ने कहा है कि वो अपने वालिद की रहाई के लिए अब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो ताकतवर मुल्क है और सब कुछ कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर माजी में खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा क्यों लगाया और अब अमेरिका के खिलाफ बयानिया क्यों बनाया था? कि ये खुल्लम खुला आपको नहीं लगता कि एक यू टर्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये कि कासिम ने जो अमेरिका का रुख किया है, या आलमी तंजीमें जो भी NGOs हैं जिनके साथ राब्ते में हैं, वो इस वजह से हैं कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि 2 साल से झूठे मुकदमात, मैं कहूँगा झूठे मुकदमात इस वजह से कि साइफर जैसा मुकदमा, इद्दत जैसा मुकदमा जिनमें कुटल हो चुकी है, उन मुकदमात में बंद है और उसने कोई और फैसिलिटी नहीं मांगी। जो उसकी फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल है, जिस पे बाकायदा जेल अथॉरिटीज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच के सामने कमिट किया था कि हम ये उनको फैसिलिटीज़ भी देंगे, और साथ उन्होंने कहा था कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी हूँ मंसूर साहब, कि मंगल के दिन हर वीक में ट्यूसडे में 6 वकला की मुलाकात होगी और फैमिली की मुलाकात होगी। ये 24 मार्च 2025 का फैसला है। उसके बाद 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई। आज आप देख लें कि 2 अगस्त है, आज तक हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमें इवन देन ट्रायल में भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो अब हमारे पास कौन सी जगह रह जाती है जब अदालतों के लार्जर बेंच को जेल इंतज़ामिया बावजूद इसके कंसेंट देने के वो आर्डर भी नहीं मानती। और खान साहब को आपने पता है कि उनको जेल के अंदर बेसिक फैसिलिटी, वो तो खैर ना बीमार हुआ ना उसने हॉस्पिटल का कहा, उसने कहा कि जो मेरी फैसिलिटीज़ हैं, वज़ू के पानी तक, बुक्स तक, जो ज़रूरत है, उनको अखबार की ज़रूरत थी, उनके कमरे की रोशनी, उनके कमरे की अंदर सफाई, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब देखें आप, एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी है। अब अमेरिका जाने में लोग ये कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट था और वहाँ क्यों गए। मेरा ख्याल है कि दुनिया की किसी भी NGOs को अप्रोच किया जा सकता है जब आप इंसानी हकूक़ की वायोलेशन करते हैं। दूसरी बात है कि इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा था कि, उन्होंने कहा था अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, गुलामी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट किसी और पैराए में कहा। अच्छा, लेकिन आप NGO किसी दो चीजें हैं, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस पॉइंट पे भी आता हूं, लेकिन इस वक्त 2 पर्सपेक्टिव सामने आ रही हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि जी उनको घर से खाना भी आता है, उनके पास एक्साइज की मशीन भी है, और इवन वजीर दिफा तो कहते हैं जी जर्नलिस्ट को चाहिए कि जाके मिलें, लेकिन हम में से किसी को नहीं वहां मिलने दिया जाता। ये भी एक रियलिटी है। इस सूरत हाल में हुकूमत का बार बार ये कहना कि जी उनको हर फैसिलिटी मिल रही है, और आप लोग कह रहे हैं हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही, इवन कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच भी कैटेगोरिकली उसकी डायरेक्शन है कि मिला जाए। इसका क्या आपको लगता है कि वे आउट ये है कि पाकिस्तान की सियासत पर दबाव डालने के लिए या इन चीजों के लिए अमेरिका के पास जाया जाए? सवाल ये है। अब देखें कि हमारे पास एक फोरम था, जो आपने कहा है कि जर्नलिस्ट को भी नहीं मिला दिया जा रहा, वकला को भी। हमारे पास एक फोरम था लार्जर बेंच जिसका फैसला था, उसमें मेरा ख्याल है वहाँ कंटेम्प्ट पटिशन, मेरी भी एक स्पोक्स पर्सन भी पेंडिंग पड़ी है,
जो कि लग नहीं रही, जो कि हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अलीमा खान की भी पेंडिंग है, शिबली फराज साहब की भी पेंडिंग है, उमर अयूब साहब की भी पेंडिंग, कम से कम 12 पटिशंस पेंडिंग है। कंटेम्प्ट, हमारे पास यही ऑप्शन हो सकता है ना, अब हम क्या कर सकते हैं। मैं कह देता हूं मंसूर साहब, आपके इस चैनल के थ्रू कि मीडिया को एक्सेस दे दें। अगर वो कहते हैं कि सारी फैसिलिटी दी जा रही है, कि मीडिया के लोगों को दें, एक्सेस दें, कि जाके उनकी पूरी जाके जगह देख के आए कि खान साहब कहाँ रहते हैं, कि आया उनको ये फैसिलिटी है कि नहीं। मीडिया को तो इजाज़त होनी चाहिए, ये किसी को इजाज़त नहीं दे रहे। फिर उसके बाद कौन सा फोरम रह जाता है। अगर बच्चे बाप से 3 साल से नहीं मिले और वो जाके कहीं भी, देखो ना यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या है, उसमें भी इंसानी हकूक़ की बात है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें, उन्होंने सबसे ज़्यादा एड्रेस किसको किया है, ह्यूमन राइट्स को किया है। तो इंसानी हकूक़ देखें, उस और कोई उस कहता है मैं झूठे मुकदमात के मुकाबला कर रहा हूं। आपने जिस तरीके से मुकदमात बनाते हैं और हमारे मुकदमात भी नहीं लग रहे, तो हमारे पास और कोई फॉरम नहीं है। इस गवर्नमेंट की आदमी झूठ की क्या बात माने। आपने हालात तो देख लिए कि अभी हालात पाकिस्तान में क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई क्या है मुल्क के अंदर। अच्छा, तो ऐसी बातें करके टीवी पे बातें कर देना, लेकिन जो रियलिटी है वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि खान साहब को तमाम जो उसके बेसिक हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे। नहीं साहब, इसमें आपने जिस तरह अभी बात की, बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसमें अभी जिस तरह आपने बात की, और ये एक रियलिटी है, इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि 2 साल से जायद हो गया इमरान खान जेल के अंदर हैं, उनको कोई बीमारी नहीं हुई, ना वो कहीं बाहर गए, और अभी तक जो डील की हम लोग बातें सुनते आ रहे हैं उनमें से कोई अपेरेंटली कोई मैच्योर नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है कि आप माजी में कहते थे कि पाकिस्तान की सियासत बैरूनी दबाव से आज़ाद होनी चाहिए, और आज उसी दबाव पर इन्हिसार करना आपका जो बयानिया था, जो इमरान खान का बयानिया था, क्या उसके मुतरादिफ नहीं है जी? ये नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान का बयानिया, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। उन्होंने कहा हमारी खारजा पॉलिसी क्या होती है। मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपकी खारजा पॉलिसी ये होती है कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं चेंजिंग, आपने बेनिफिट मफाद देख रहे हैं मुल्क का, वो आपके चेंज होते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की डायरेक्शन हमने नहीं लेनी, हमारे जो अंदरूनी हालात होंगे वो हम खुद तय करेंगे, लेकिन दोस्ताना ताल्लुक हम अमेरिका के साथ मुआहदा करो, आपकी तिजारत आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। लिहाजा ये भी, अगर हम किस सिलसिले में गए हैं, इमदाद नहीं है, ये गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे हालात तो अमेरिका के साथ ही हैं, हमारी तमाम चीज़ें अमेरिका के साथ हो रही है। आफ्टर पार्टीशन ही ये हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहाँ से आपने दबाव कबूल करना है, हम तो सारे दबाव दे चुके हैं, तमाम NGOs के थे, जहाँ आपने दबाव कबूल करना है हमने वहाँ ये रिक्वेस्ट डाली है कि भाई ये इंसानी हकूक़ की वायोलेशन है, ये एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह हो रहा है। मुकदमात तो चलो जिस तरीके ये झूठे वो चल रहे हैं, ये उस तरह की रिक्वेस्ट है, ये उसको ये पैराए को देखा जाए, ये टेक्स्ट को देखा जाए, ये उससे बिल्कुल ना मिलाया जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने वालिद की रिहाई के लिए तमाम कानूनी और बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपके दौरे हुकूमत में इंसाफ सिर्फ अपने लिए और मुखालफीन के लिए सब दरवाजे बंद हैं। कल इमरान इस्माइल साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान के बाहर ना आने की सबसे बड़ी वजह आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो कि नाम नहाद हैं ये हमारे बैरिस्टर्स एंड दिस लीगल फ्रेटर्निटी। इसको आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे फिर? देखिए, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपस में लाजमी होते हैं। मैं तो आपके प्रोग्राम में भी अक्सर कर रहा हूँ, अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरा कंसर्न है टू द एक्सटेंट ऑफ इमरान खान, और कई हद तक चीज़ें ठीक भी होती हैं, गलत भी होती हैं, लेकिन हमने खान साहब के केसेस कानूनी रास्ते हम सारे अडाप्ट किए। आपने देखा इद्दत का केस कितनी दफ़ा प्रोलॉन्ग हुआ, अलकादर के केस को हम परसू कर रहे हैं, और हम रोज़ाना जाके उनकी बहनें भी, हम भी ब्रांचेस में भी जा रहे हैं, चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि व्हाटसोएवर जो इसका फ़ैसला होना है उसके लिए आप इस केस को लगाएं। बाकी जो आप चीज़ें कह रहे हैं इमरान इस्माइल ने कही दुरुस्त हो सकती हैं, क्योंकि जब पार्टी के अंदर ये इमरान इस्माइल और सारे लोग इस तरीके से चले गए तो अंदर कई चीज़ें होंगी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, 8 फरवरी के बाद खान साहब को लीडरशिप की उस तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खान साहब को 8 फरवरी को अवाम ने एतमाद किया,
खान साहब का हर एमएनए जो है एमपीए 50-50, 60-60 हज़ार की लीड से जीता। और मेरा ख्याल है कि मैं उस प्रोसेस में शामिल था एज ए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर। हमारे पास इतनी मुश्किलात, जबर जुल्म के टाइम भी लोगों के टिकट लेने की लाइन लगी हुई थी। तो खान साहब को अब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, हर चीज़ क्लियर हो गई है। और मेरा ख्याल है कि जब खान साहब बाहर आएंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या केसों का लिंगरान होना, मेरा ख्याल है जहां बैठ के बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस, हम अदलिया की आज़ादी पे बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे केसेस लगें और खान साहब के केसेस मेरिट पे डिसाइड हों। हम कभी भी नहीं कहा कि कोई जज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो। खान साहब ने हमेशा कहा है कि एक आज़ाद अदलिया, आज़ाद मंच जज फैसला जो करे, और फैसला पहले आपके सामने हुआ है। अच्छा, साइफर का भी हुआ है, इतना बड़ा इल्ज़ाम था, कुटल हो गई। ठीक। अच्छा, कासिम खान का कहना है कि जी उनके वालिद की सेहत ख़राब है, हालात बदतर हो रहे हैं और उन्हें इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है, और यही चीज़ आप भी अभी फरमा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आलमी अदालतें या अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करना चाहिए या उधर जाना चाहिए? क्योंकि अगर सिचुएशन इस तरह की है और यूएस के पास जाया जा रहा है तो उनकी बजाय इंटरनेशनल कोर्ट्स में या यूनाइटेड नेशंस में जाना कोई ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा इस पूरी सिचुएशन से निकलने का? जी बिल्कुल, ये तो खान साहब ने खुद भी कहा। देखें कि अदलिया के दरवाजे आपने देखा, जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का वो भी आपने देख लिया, जिस तरह सिंबल छीना गया, जिस तरह फॉर्म 47 से लोग आए, उसके बाद रिज़र्व सीट का फैसला हुआ, और अभी तक जितने आपने ट्रिब्यूनल बनाए पंजाब में वो फैसले ना होना, इमरान खान के केसेस ना लगना। अब एक मसला है कि जहाँ जेल में बैठी उसे अगर अपने बेसिक राइट्स जो उसके जेल मैनुअल अलाउ करता है तो हमारे पास ऑप्शन है, और खान साहब ने भी कहा है कि हम भी उस आलमी अदालत को अप्रोच कर सकते हैं। और लोग अपने तौर भी लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का चार्टर है तो वो तो इंसानियत के बारे, चाहे बच्चों के भी हकूक़ हों तो उनको भी एड्रेस करता है। तो वो लाजमी बात है, उनको अप्रोच किया जा सकता है। जहां आपको कुछ ना मिल रहा हो तो आप हर दरवाज़ा खटकाते हैं। अभी तो आपने देखा है, हमें तो कोई आईन और कानून नज़र नहीं आ रहा। अभी आप अदालतों के फैसलों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अभी फैसले हुए हैं 9 मई को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस सूरत हाल में आप लोग 5 अगस्त के पावर शो की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। किस तरह ये चैलेंज होगा जब एक आम आदमी को इस चीज़ का पता चल गया है कि अगर मैं जलसे में कहीं पर नज़र आऊँगा तो मुझे बंद भी करेंगे, मुझे 10 साल की कैद भी होगी, मुझ पे पुलिस के थ्रू मार कुटाई भी होगी, मेरे घरों में भी घुसा जाएगा। लोग किस तरह आएंगे आपके साथ 5 अगस्त को? हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। आपको याद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ क्या होता रहा? लोगों को इलेक्शन जो ऑफिस थे इलेक्शंस के, वहाँ तक जाने के लिए मुश्किलात थी, और उसके सामने अपने पेपर देने के लिए मुश्किलात थी। लोगों से पेपर छीने जा रहे थे, लोगों को उठाया जा रहा था, बल्ले का निशान रात को छीन लिया गया था। इसके बावजूद भी लोग आए और लोगों को फॉर्म 45 पे जीते हुए शाम को हराया भी गया। तो लोग उसी पार्टी के साथ अटैच खड़े हैं। तो ये जो तहरीक होती है ना, ये दूसरी पार्टीज जो है ना वो तो सियासत कर रही हैं। जो एक बंदा तहरीक चला रहा है, जो उसकी तहरीक है रूल ऑफ लॉ की, उसका एक ही मिशन है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। तो मेरा ख्याल है लोग एजुकेट हो चुके हैं, लोगों को पता है कि इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ आएगा, आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी तो हमें कुछ मिलेगा। अदरवाइज जो सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं चंद लोग, वो तो 78 साल से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लोग खड़े हैं, अवाम खड़ी है। मैं अभी आज़ाद कश्मीर गया हूँ, यकीन करें कि मुजफ्फराबाद और आगे जेलम वैली, वहाँ लोगों का मैंने जोश देखा है कि अवाम कहती है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। सब ये तो बात देखें, ये तो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में भी ये कहा कि सबसे मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन रियलिटी चेक भी तो देखनी है कि ग्राउंड के ऊपर जब इतनी सोबतें आपकी पार्टी, आपके कारकुनान के साथ हो रहे हैं, आप किस तरह ऑप्टिमिस्टिक है कि लोग 5 अगस्त को आएंगे? देखें, इन्होंने 5 अगस्त का सुना, यही अदालतें थीं, 2 साल से केस पड़े थे, और एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं वो मंसूर साहब डायरेक्टली कंट्रोल्ड होती हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कितने जल्दी फैसले आए। एक पॉलिटिकली क्यास कर दिया कि आपने नेशनल असेंबली में जो आपका अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, शिबली फराज सेनेट के हैं,
अहमद भच्चर पंजाब असम्बली में आपका अपोजिशन लीडर था हमारा, आप हाँ हामिद रजा जो है, जिस पार्टी को हमने जब बल्ला छीना हमने उसको ज्वाइन किया तो उसको भी 10 साल, हामिद रजा को भी 10 साल सजा कर दी और कोई फेयर ट्रायल नहीं हुए। अब आप देखें, मुल्क को चलाना है, आपने मुल्क के अंदर इतनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब किसी मुआशरे के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो वहां आप न कोई इन्वेस्टमेंट आती है, न कोई लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कितनी देर तक फार्म 47 के इस हुकूमत चलाएंगे? इन्वेस्टमेंट तो आप खुद करवा रहे हैं, लिहाजा लोग नहीं जाएंगे पीछे। पॉइंट आ गया, मैं आपको बताऊं लार्जेस्ट पार्टी है जी। बिल्कुल ठीक है नियाजुल्लाह खान नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मेरे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मुझे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके टाइम देने का। राना साहब, इमरान खान के बेटे, दोनों बेटे इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अपने वालिद की रिहाई के लिए भरपूर मुहिम चला रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मुहिम शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बन सकती है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, मुहिम उनके बेटों को चलाने से पहले पूरी पार्टी ये मुहिम चला चुकी है। चाहे वो रिचर्ड ग्रेनल के साथ वो मुहिम हो, 60-70 कांग्रेसमैन के साथ वो मुहिम हो, मुख्तलिफ लॉबियस्ट हायर करके उन्होंने अमेरिका का कोई नुक एंड कॉर्नर नहीं छोड़ा। अब उनके बेटे जो है ये मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनके बेटों को ये पता होना चाहिए कि वो कोई सियासी कैदी नहीं है। उनको पाकिस्तान की अदालत ने करप्शन के ऊपर, और वो भी जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने करप्शन पकड़ी और पाकिस्तान को वापस पैसे किए, उसके अंदर जो है वो खुद बुर्द और उसको मिस यूज करके मफादात लेने की सजा वो काट रहे हैं। और जो पाकिस्तान का जेल मैनुअल है उसके मुताबिक जो है चीजें चल रही हैं, तो वो भी प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं। हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। हमारे इस वक्त आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं, जो रूस के साथ तल्लुकात हैं, जो चाइना के साथ तल्लुकात हैं, वो अरूज पे हैं और कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। ठीक, लेकिन कासिम खान की अगर मैं बात करूं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में उनके वालिद की रिहाई के लिए तमाम कानूनी और बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी दौरे हुकूमत में इंसाफ सिर्फ अपने लिए और मुखालफिन के लिए सब दरवाजे बंद हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है आप लोगों के ऊपर। नहीं, देखिए, दरवाजे बंद किसको कहते हैं या दरवाजे खुले किसको कहते हैं? कि जब गुड टू सी यू हो, जब व्हाट्सएप पे JITs बने मुखालफिन के लिए, जब जो है आप चीफ जस्टिस के जो बेटे हैं वो टिकटें बांट रहे हो PTI के लिए, तो तब इंसाफ होता है। और जब आपको करप्शन के ऊपर गिल्टी पाया जाए और सजा दे दी जाए तो फिर बातचीत के दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं। और देखिए, अदालती फैसलों में कौन सी बातचीत वो करना चाहते हैं जो इस करप्शन के ऊपर कोई माफी NRO की बातचीत वो करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनके बेटों को, ऑब्वियसली वो उनके बेटे हैं, इमोशनल होंगे, वो नहीं समझते होंगे कि जो बुशरा बीबी थी और जो खान साहब थे वो क्या क्या गुल यहाँ खिला रहे थे। और अगर वो पकड़े गए हैं करप्शन के ऊपर तो शायद वो इस चीज़ को बिलीव ना कर रहे हों और उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन दुनिया तो समझती है ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो कोई पाकिस्तानी इदारा तो नहीं है। उसने पैसे वापस किए थे पाकिस्तान की अवाम तो नहीं दिया खान साहब ने, वो जस्ट फाइन के नीचे। तो ये दुनिया बड़ी क्लियरली समझती है कि इसलिए यही वजह है कि अभी तक दुनिया में कोई भी हुकूमत जो है उसने कोई खान साहब के लिए कोई तगोदो नहीं की। उनके बच्चे अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ये उनका राइट है, करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है, NCA की आप रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रही है कि जी ये हुकूमत जो है उसकी वजह से, उसकी गलत उसने जो केसेस किए उसकी वजह से ये दोनों बेटे अपनी वालिद की रिहाई के लिए पूरी दुनिया में मदद मांग रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर इंसाफ का कोई रास्ता बाकी नहीं बच रहा। 9 मई के फैसले एकदम आना और तमाम सीनियर लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको 10-10 साल की कैद सुना देना, रेफरेंस अब उस तरफ भी यही दिया जा रहा है।
देखिए ऑब्वियसली जो है वो तो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने जो किया है और जो तबाही मचाई है मुल्क के अंदर, वो उसको कौन मानता है। देखिए 9 मई तो पूरी कौम ने देखा ना, वो एक हकीकत है और वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके ऊपर लोगों को सजाएं भी होनी थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी कि 4 माह के अंदर जो 2 साल से ताखीर का शिकार थे केसेस के, उनको कंक्लूड किया जाए। तो उस हदायत पे ये केसेस कंक्लूड हो रहे हैं, उसका कोई और बैकड्रॉप नहीं है। और एक ही बैकड्रॉप है कि अगर आप म्यूटनी या जो है वो फौज के अंदर लीडरशिप को तब्दील करने की कोशिश करें और फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो, तो इस पे आंखें बंद कर ली जाएं, वो तो नहीं होगी। तो लोगों को सजाएं हो रही हैं, एविडेंस बेस्ड सजाएं हैं और अपील ऑफ राइट भी मौजूद है। तो वो जो जो लीगल कोर्स है वो मौजूद है, वो चलेगा। और ये कहना कि तो ये सारा मिसरिप्रेजेंटेशन है हकायक की, जो मैं नहीं समझता कि अपार्ट फ्रॉम मीडिया डिस्कशन और सोशल मीडिया हाइप के इसका कोई इम्पैक्ट। ठीक, माजी की अगर हम बात करें, मरियम नवाज जेल में होने के बावजूद उनके बच्चों को कभी भी ऐसी धमकी नहीं दी गई, तो फिर आज ये पॉलिसी क्यों अपनाई जा रही है कि इमरान खान के बच्चे अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाएगा या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ये तो किसी ने धमकी नहीं दी और किसी ने नहीं कहा कि बिला वजह कासिम और जो दूसरे बेटे हैं सुलेमान। सलमान गालिबन, जी जी। कि सलमान के उनको जो है वो जेल में बंद कर दिया जाएगा बिला वजह, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। ये जरूर कहा है कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा और कानून को तोड़ेगा तो बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है। अब पीटीआई का जो तर्ज अमल है उसके अंदर वो ज्यादातर वो जब एहतजाज करते हैं तो बगैर इजाजत के और वो कानून को हाथ में लेते हैं। तो अगर इस तरह का एहतजाज करेंगे तो बिल्कुल ये मुमकिन है, वो मेरा बेटा हो, आपका हो या खान साहब का हो, वो गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन अगर वो अपने वालिद से मिलने आते हैं और कोई कानून नहीं तोड़ते तो फिर तो उनको मुमकिन है कि सिक्योरिटी भी दी जाए, मुलाकात भी कराई जाए, उसमें तो कोई भी आज इनकरेज ना उनकी है, फ़ोन पे वैसे बात कोई भी इशू कराई नहीं। गई है और इमरान खान साहब के लिए अखबारों की जो एक क्लोजर हुआ था वो भी ऑप्शन ओपन की गई है, ये भी एक चीज़ आज हुई है। लेकिन 9 मई के मुकदमात को गैर मामूली तेज़ी से निपटाने में एक बड़ा वजह क्या ये नहीं है कि इमरान खान के बेटों की मुहिम और आलमी दबाव से हुकूमत और इदारे बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं? ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं कि इसलिए ये फैसले इतनी जल्दी आए हैं। नहीं जी, कोई बुखलाहट का शिकार नहीं है। ये तो जमात खुद दस्तो गिरबान एक दूसरे से यहाँ तो जो है वो क्या कहते हैं, गद्दारी के इल्जामात लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। जो हालत है पीटीआई की वो डिसइंटीग्रेट हो रही है और इसकी एक ही वजह है 9 मई और उसके ऊपर इंसाफ। और इंसाफ देना जो है अदालतों का काम है, राइट ऑफ अपील मौजूद है, कोई और वजह नहीं। ये भी डिलेड इंसाफ है, 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। इसके अलावा अगर कोई वो वजह इजाद करना चाहते हैं तो वो तो इजाद करते भी हैं और फिर यू टर्न भी लेते हैं और नई नई कहानियां भी गढ़ते हैं। तो ये चीज़ें अब देखें, द कंट्री इज़ मूविंग फॉरवर्ड। 9 मई के वाक़यात के ऊपर फैसले आना शुरू हो गए। तो फाइनली मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई में कोई मेचोरिटी हो तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको दुरुस्त करे और उसके अंदर कोई ऑपोजिशन का जो हकीकी मानों में रोल है कि हुकूमत को आईना दिखाना और जो है अवामी फलाह के लिए जो है वो अल्टरनेटिव रास्ते देना, अगर वो उस काम पे आ जाएं तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। तो ये जो जो है हेड ऑन कोलिजन कोर्स है उनको अब हट जाना ठीक, चाहिए। ये जो 10-10 साल की कैद हुई सज़ा दी गई है और उसके बाद नाअहलियों का शुरू हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी अब हम बहुत जल्द देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये तमाम जिनको सज़ाएं हुई हैं उनके ऊपर अनाउंसमेंट आ जाएगी कि यहाँ पर नए इलेक्शंस होंगे। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं और जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल मेजॉरिटी हो गई, 1/3 मेजॉरिटी की तो बात खैर की जा रही है कि जी वो मिल जाएगी आप लोगों को, स्पेसिफिकली PMLN को, और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम और जो कुछ आप लोग चाहेंगे वो होता रहेगा। नहीं देखिए, बात ये कि फैसलाबाद की जो दहशतगर्दी की अदालत है उसने जो फैसले सुनाए हैं उन्होंने बहुत सारे पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को बरी किया है और उनको जो है वो उनको कोई सजाएं नहीं सुनाई गई। जो जिनके खिलाफ एविडेंस था
उनको जरूर सजाएं सुनाई गई। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन होंगे, तो अब जाहिर सी बात है जो कन्विक्टेड बंदा है वो तो नहीं पार्लियामेंट का मेंबर रह सकता, तो इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई करेगा इस बेसिस पे, और वहाँ 60 के 90 दिन में इलेक्शन होंगे। और देखिए अगर ऐसा कुछ टारगेट होता तो सारों को फारिग कर दिया जाता, लेकिन सारों को तो नहीं, बहुत सारे लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है। तो मैं समझता हूँ ये एविडेंस बेस्ड है, और ये कोई टारगेटिंग या कोई इस तरह का जो जिस तरह का आप तासुर दे रहे हैं कि ये कोई इस प्लान के तहत है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, इतनी थिन माइनॉरिटी में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में चली जाएगी तो उसके बाद जो उनका ये व्यू पॉइंट है कि जो कुछ आप लोग 1/3 मेजॉरिटी में आके जो कुछ आप चाहेंगे वो होता रहेगा पार्लियामेंट के अंदर, क्या ये जो उनका व्यू है ये गलत है या दुरुस्त है? देखें जो कुछ क्या, सब कुछ आइन के मुताबिक होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। और पार्लियामेंट जो है वो कोई गैर आइनी काम तो नहीं करेगी ना, तो वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मामलात होंगे, और जो पार्लियामेंट के जो सेट रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। और उसके अंदर अगर कोई स्ट्रेंथ किसी जमात के पास है तो वो आइन के मुताबिक उसका इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल ठीक है। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि 300 अरब रुपए का टीका लगाया गया है इस शुगर की तमाम इस बहरान के अंदर, और उसका फ़ायदा उन चंद ख़ानदानों को हुआ है जो इस वक्त हुकूमत में हैं या बदकिस्मती से पहली हुकूमत में थे। इस पर बात करेंगे। दानियाल अजीज़ साहब हम मेरे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान में करप्शन का हर बाब शर्मनाक है, लेकिन शुगर माफिया का किस्सा सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि एक रियासती सरपरस्ती में होने वाला माशी कत्ल है। चीनी का बहरान कोई अचानक पैदा होने वाली आफत नहीं बल्कि एक मुकम्मल मनसूबाबंदी, रियासती बेहिसी और सियासी अशराफिया के लालच का नतीजा है। पहले चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की गई, फिर वही चीनी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की गई, बाद में ब्लैक मार्केट में बेची गई और आखिर में वही चीनी महंगे दामों दोबारा दरामद करके अवाम पर डाल दी गई। ये डाका सिर्फ मंडी में नहीं रियासती पॉलिसी में डाला गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बहरान में 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया है। दर हकीकत ये मुनाफा नहीं, अवाम की जेब से निकाला गया खालिस खून है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की गवाही है कि सिर्फ 42 ताकतवर ख़ानदान इस सारे खेल में असल खिलाड़ी हैं, और अफसोसनाक बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मौजूदा या साबिक हुक्मरानों से है। जब हुकूमत ही अहम सतून इन मिल्स के मालिक हों, जब फैसला साजी वही लोग करेंगे जिनके कारोबार को फ़ायदा हो, तो फिर ये निज़ाम माफिया के कब्ज़े में है, ना कि अवाम के हाथ में। आज सवाल ये नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई, असल सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा है जो इन मुजरमों को कटहरे में खड़ा कर सके। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके टाइम देने का। दानियाल साहब, जब हुकूमत के वज़रा ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि शुगर माफिया रियासत से ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या हम ये समझ लें कि हुकूमत ने अपनी नाकामी पर मोहर लगा दी है? जी, ये नाकामी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है, और इस पे बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये सारा कुछ नैब को जाना चाहिए, जैसे गंदम स्कैंडल भी जाना चाहिए। और ये आधी मुजरिम है। ये 2015 में भी यही कुछ किया इन्होंने, 2017 में भी यही कुछ किया, और आज भी इन्होंने यही कुछ किया, और इसके वाज़ेह सबूत मौजूद है। क्योंकि इसी हुकूमत ने मुसद्दिक मलिक साहब को इस एक्नेक के लिए, जो ECC है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि आप उतनी एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे कि डोमेस्टिक प्राइस ना चेंज हो। जब उन्होंने आगे से इनकार कर दिया कि भाई अब हम नहीं गारंटी कर सकते कि मुकामी कीमतें जो है वो बरकरार रहेंगी, ये बढ़ेंगी अगर आप हम एक्सपोर्ट करेंगे, उनको बरतरफ कर दिया गया और उनकी जगह पर इसहाक डार साहब को लगा दिया गया। और 2015 और 2017 में भी इसहाक डार साहब ने ही इजाजत दी एक्सपोर्ट की, और ये एक्सपोर्ट पहले हो चुकी थी, ये मजीद इजाफा किया गया उसमें। तो ये आपके सामने है। अब इसमें
जो बाजार की इस वक्त सूरत हाल है, ये समझते हैं कि ये बेचारे मिल वालों को गिरफ्तार करके या उनकी चीनी सीज करके ये समझते हैं ये बहुत बड़ा इंतजामी जौहर दिखा रहे हैं। और भाई ये हुआ क्यों, इसका जवाब तो आप दें ना। तो लेकिन अगर अब जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, अगर रियासत खुद माफिया के सामने झुकी हुई है, तो फिर एक आम आदमी कहां जाए, ये भी तो एक बताए ना। क्योंकि कल हमारे साथ सदर किसान इत्तेहाद थे, वो कह रहे थे कि जी गुड़ पे चले जाएं और शक्कर पे चले जाएं, चीनी खाना ही लोग छोड़ दें। मतलब अगर एंड रिजल्ट ये होगा तो फिर रियासत का किरदार और ये जो हम बाकी सारी इतनी खूबसूरत बातें और वादे वही करते हैं, वो किस काम की हैं जी? ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये कुछ भी नहीं है। ये माजी की हुकूमत जो पीटीआई की थी, उन्होंने भी लोगों को शिकस्त और रेख्त कर दिया महंगाई के जरिए से। इस हुकूमत ने भी हदें मुका दी हैं। और अब मैं आपको बताऊं, जबकि ये महंगाई नीचे आ गई थी, महंगाई बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, अब फिर सितंबर के बाद एक महंगाई का रेला आ रहा है। इस आज की अखबारों की जीनत बना हुआ है कि महंगाई जो है वो अपना सर उठा रही है और 4.2% पे चले गई है, जो कि पहले 0.3 और 1% पे थी। और स्टेट बैंक ने अपनी 30 जुलाई की स्टेटमेंट में कहा है कि यह महंगाई डबल डिजिट में भी जा सकती है। तो अब ये जो बात समझने की है वो ये है, आपके प्रोग्राम पे भी मैंने बहुत दफा बताया कि ये रेला आ रहा है। अगर मुझे पता है तो क्या इनको नहीं पता? इनको सब पता है। और ये झूठ है जो ये लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कहते हैं कि हमने पीरिया बना दिया और ये डीसी साहब जाके छापे मारेंगे बाजार में और इतवार बाजार लगाएंगे और यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए हम सस्ता आटा देंगे और ये ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं ठीक हुआ, ना ये तरीकाकार है। ये उलट जो है और महंगाई लाने की सबब बनता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है मंसूर साहब वो ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। True. और अगर की जा रही है तो फिर उससे कोई ना कोई मुस्तफीद हो रहा है। तो आप देखना सितंबर के बाद, आप एक मिनट में आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, सितंबर के बाद जब ये कीमतें रफ्तार चढ़ने की बढ़ गई तो दिसंबर तक जाकर ये पीक करेगी। उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक ने पिछले साल 2024 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1.8 ट्रिलियन रुपीस जो है प्राइवेट सेक्टर के जरिए, प्राइवेट सेक्टर में बैंकों के जरिए पैसा फेंकवाया, जबकि हमारी ग्रोथ 2% भी नहीं है। तो इसलिए ये महंगाई चढ़नी है। तो जो अमीर लोग हैं उनकी तो किस्त कम हो जानी है, वो तो 22% से 11% पे आ गए हैं। लेकिन नाक जो दम जो किया हुआ है वो गरीब के है, वो बेचारा कैसे गुजारा करे। अभी माजी में जो पहाड़ टूटा था पीटीआई की वजह से और पीडीएम 1.0 की वजह से, उसकी दब के नीचे से बेचारे लोग निकले नहीं है और इन्होंने नया रेला महंगाई का शुरू कर दिया। तो इसका तरीका ये है, वो क्या करें, वो इनके चेहरे याद रखें, इस पीटीआई के, इस नून लीग के, इस पीपल पार्टी के नाम याद रखें और इनको आइंदा वोट ना दें, फिर ये ठीक होगा। नहीं तो यही चलता रहेगा जो आप देख रहे हैं। ये 15 में भी 17 में भी अगर इन्हीं के नारे इन्होंने आज भी, अब 2024 अगर 25 हो गई है, इन्होंने वही नारे मारे हैं, तो फिर ये भुगतें और फिर शिकायत ना करें। सदर आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, जहांगीर तरीन, जब मुल्क के सबसे ताकतवर सियासतदान चीनी के बिजनेस में मुलव्वस बराह रास्त हैं, तो बहरान पैदा होना हादसा नहीं है, ये तो एक जुर्म है। आप क्या समझती हैं, ये एक खुल्लम खुल्ला तजाद नहीं है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हो कि हम ये सारा मैनेज कर रहे हैं, जबकि इस चीज़ की तमाम तर इजाज़त जो है वो जो बताया जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने दी? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये नैब के हवाले किए जाने चाहिए सारे और इनकी कड़ा एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि ये आदि मुजरिम है। इन्होंने फिर यही करना है, इन्होंने अगले साल भी यही करना है। ये बात लिख के रख लें। जब गंदम की बारी आई, उन्होंने एक चुटकी में फैसला किया, आखिरी दिन झूठ बोलते रहे कि हम आपको 3,900 फी मन हम आपको कीमत देंगे। आखिरी दिन आके इन्होंने कहा कि हमने कोई गंदम नहीं खरीदनी, आप भाग जाए। यहाँ पर क्या हमने डीरेगुलेट कर दिया, तो उसी वक्त चीनी को भी डीरेगुलेट कर दे। आज कह रहे हैं कि हम चीनी को भी डीरेगुलेट करने का सोच रहे हैं। इन्होंने सोचते रहना है, इन्होंने ये कुछ नहीं करना। इन्होंने अवाम की खलड़ी और उतारनी है, सैलरी क्लास की खलड़ी और उतारनी है, जैसे टैक्सेशन में उतारी है। तो आप फिर इनको दे वोट और फिर आप भुगते। और इसमें सारे इस हमाम में सब नंगे हैं। आप ये ना समझें कि पीटीआई ने भी शुगर स्कैंडल किया था, इन्होंने भी बड़ी इंक्वायरियां की, कुछ भी नहीं बना उसका। उस वक्त भी बहुत महंगाई का दौर आया पीटीआई के दौर में, अभी भी बहुत महंगाई का दौर आने वाला है दोबारा। अभी हम करके हटे हैं, अभी फिर आने वाला है। और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसमें भी 20-22% पे महंगाई चली गई थी।
तो अगर आप महंगाई और बेरोजगारी चाहते हैं तो फिर इन तीनों को वोट दें, बड़ा अच्छा। ठीक। अच्छा, एक और चीज समझाएं, पहले एक्सपोर्ट की इजाजत, फिर इंपोर्ट पर सब्सिडी, आखिर में टैक्स रिलीफ, ये सब कुछ महज पॉलिसी होती है या एक सोचा समझा मालियाती मंसूबा जिसका असल फायदा उठाने वाले वही शुगर किंग्स हैं जो कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं? ये सोचा समझा मंसूबा है जी। जब इनके अपने लगाए हुए वजीर ने इनको बता दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो उसको बरतरफ करके जब इसहाक डार साहब को लगा दिया, तो ये इनको नहीं समझ आ रही थी ये क्या कर रहे हैं, इनको सब पता था। तो फिर ये क्यों हुआ और कौन जवाब दे? क्यों नहीं हमारे पास इस्तीफे सामने आ रहे सबके कि जी हमसे गलती हुई है, हमने जानबूझ के ये किया है। ये सोची समझी स्कीम है और क्या है ये? आपको क्या मतलब इसमें शक वाली बात क्या है? बिल्कुल सही। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 300 अरब रुपए का डाका डाला गया है। आज हुकूमत में इतनी, मुझे नहीं पता जुर्रत कहूं या इतनी गट्स कहूं कि इन 42 खानदानों के खिलाफ FIR काटे, क्या जुडिशल कमीशन बनाने की हिम्मत नहीं है या बस बयानात दे दिए और बस चूरन बेच के अब वो लोग आगे चल पड़े हैं? ये आदि मुजरिम है जी, ये हर साल करते रहे हैं। आप बिजनेस रिकॉर्डर देख लें 2015 का, आप डॉन अखबार देख लें 2017 का। मैं अभी आपको लिंक्स भेज देता हूँ, आप काइंडली अपने खबरनामे में अपने इन लोगों को बताएं। उस वक्त भी डार साहब थे, 15 में, 17 में भी डार साहब थे, अभी भी हटा के डार साहब को लगाया। तो आप मुझे ये बताएं कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में तो बकायदा ये सब्सिडी देते रहे साथ कि आप एक्सपोर्ट करें, यानी पास से पैसे देते रहे कि आप एक्सपोर्ट करें और फिर इंपोर्ट करना शुरू हो गए। और यही नून लीग की गवर्नमेंट में भी होता रहा। तो ये इसका एक ही हल है, ये सारे चुगलों में से निकल जाएंगे, आप सिर्फ इनको वोट ना दें। और इससे हमाम में पीटीआई भी उतनी ही नंगी है। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, इन्होंने क्यों नहीं शाया की अपनी जो शुगर वाली रिपोर्ट थी, किधर गया वो सारा मामला? अगर उस वक्त इन्होंने कड़ा एहतसाब किया होता, आज ये हमें दिन ना देखना पड़ता कि दोबारा गरीब बेचारा पिस रहा है। अभी आप अवाम की बात कर रहे हैं, क्या अवाम अब सिर्फ बिजली, गैस, चीनी के बिल देने के लिए पैदा हुई हैं? क्योंकि अब ये भी सवाल है कि क्या रियासत ने अवाम जो है आम पाकिस्तानी को शुगर माफिया, FBR और IMF के आगे गिरवी रख दिया है? ये भी आज एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि हर दफ़ा रियासत का नाम लिया जाता है, तो आज शायद ये सवाल एक आम आदमी रियासत से ही कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है जी अवाम को इस चीज़ की। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, वहाँ 20 साल जंग लगी रही है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, वहाँ पर दिवालिया भी निकल गया और इनकलाब भी आ गया। यानी आपने वो कॉलेज स्टूडेंट देखे होंगे जो स्विमिंग पूल में, सदारती स्विमिंग पूल में पुचकारियां मारे थे मुंह से। और बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, वहां पर आईन ही कोई नहीं। हमें कहते हैं जी सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। वहां सड़क से पकड़ के एक आदमी को बैठा दिया, तुम प्राइम मिनिस्टर चलाओ इस मुल्क को। नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी है, वहां आए दिहाड़े रोज दारुल खिलाफा पे हमला करते हैं। उन सारों की ग्रोथ 6.4% है इस साल की। हमारी दो से भी नहीं ऊपर जा रही। तो ये यही वजह है ना कि ये सारे लगे हुए हैं। ये तो एक लम्हा नहीं इंतजार करते। बिल्कुल सही। तो आपको याद, अवाम अगर चाहती है कि हमारा 6.4% ग्रोथ हो, इन तीनों पार्टियों से नहीं होने लगा। मैं आपको अभी लिख के दे देता हूं। आपको याद होगा 4 साल पहले यही इल्जामात शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर लगाए, आज यही इल्जामात उमर अयूब शहबाज शरीफ पर लगा रहे हैं। क्या पाकिस्तानी सियासत एक ऐसा सर्कस बन चुकी है जहां चेहरे बदल रही हैं पर चोर एक ही रहता है? ये सारे इसमें मुलव्वस हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। आप तो अखबारें भरी भरी हैं, लेकिन अवाम को फिर ये वर्गला के बेवकूफ बना लेते हैं। अब ये वक्त है कि एक ऐसा सियासी प्लेटफॉर्म सामने आए जिसमें ये नागुज़ीर कर दें, ये मना कर दें, ये ऐसा कड़ा एहतसाब करें कि महंगाई और बेरोजगारी जो है इसकी इजाजत नहीं है। आप पाकिस्तान में आप अवाम पे नहीं फेंक सकते अपने मुनाफे और अपने मौज मेले और रंगरलियां। ये हम नहीं इजाजत देंगे। आप देखना इस मुल्क में बेरोजगारी भी खत्म होगी, सबको नौकरियां भी मिलेंगी और महंगाई भी कम होगी, सस्ता जमाना आएगा। और आप देखना ये जो खोखले नारे हैं, रोटी कपड़ा मकान, आज तक किसी को मिला रोटी कपड़ा और मकान? सबको पता है हमने खुद कमा के खानी है। वो इज्जत की जगह ही बता दें जहां पर आप महंगाई के जरिए हमारी आमदन पर डाका ना डालें, जहां पर आप हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, बेटियों को जो है वो बेरोजगार ना कर दें। आपको पता है इन्होंने लेबर फोर्स, इमरान खान की हुकूमत ने 2020 में लेबर फोर्स सर्वे का प्लग ही निकाल दिया जो 1963 से 74 से हो रहा था। और हमें
ये मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं कि जी हम बेरोजगारी के बारे में 1 करोड़ नौकरियां देना चाहते हैं। ओ भाई तुमने तो एक्सरे मशीन ही बंद कर दी, तुमने क्या मरीज का इलाज करना? बिल्कुल ठीक है। दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बिल्कुल जिस तरह नाज़रीन दानियाल साहब कह रहे हैं, कड़ा एहतसाब, लेकिन बदकिस्मती से कड़ा एहतसाब और शुगर माफिया ये बिल्कुल मुतरादिफ हैं, क्योंकि हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो वफाकी वज़रा हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो माफिया है, शुगर माफिया, ये रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर है। नाज़रीन, दुनिया तेज़ी से डिजिटल इकॉनमी और क्रिप्टो गवर्नेंस, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन की जानिब बढ़ रही है, और इस नई दुनिया में पाकिस्तान भी एक फ़ाल, बावकार और क़यादत के ख्वाह मुल्क के तौर पर उभर रहा है। हाल ही में वाशिंगटन डीसी में एक तारीखी पेशरफ्त हुई जब पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स ऑन डिजिटल एसेट्स के चीफ डायरेक्टर बो हाइंस से मुलाकात की। ये मुलाकात महज सफारती रवायत नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान के नए मकाम की बुनियाद है, जहां हमने सिर्फ क्रिएटर बल्कि कंज्यूमर और लीडर बनने की सिमत में कदम रख रहे हैं। अब सिर्फ रवायती अमेरिका और पाकिस्तान पार्टनर्स नहीं, बल्कि डिजिटल इकॉनमी, वेब 3.0 और क्रिप्टो पॉलिसी जैसे हसास और जदीद मैदानों में हम आहंगी पैदा कर रही हैं। ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अमली इतलाक और डिजिटल एसेट्स का कानूनी तहफ़्फ़ुज़, ये तमाम पहलू इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फ्रंटलाइन नेशंस में शामिल होने का अज़म रखता है। बिलाल बिन साकिब की सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस, सेनेटर टिम सही, रिक स्कॉट और न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स से मुलाकातें इस विजन को मज़ीद तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO की हैसियत से इनका मिशन सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं, बल्कि डिजिटल सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की सिमत सफ़र है। ये पेशरफ्त सिर्फ मौजूदा दौर का वाक़या नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की झलक भी है, जहां पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल, स्मार्ट और ग्लोबली ट्रस्टेड डिजिटल स्टेट के तौर पर जाना जाएगा। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।